अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम ये रह गया था ना लास्ट टाइम। इससे पहले हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल। ठीक है, उन रिएक्शन को कहते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, और रिवर्स वापस भी आता है। ठीक है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन उन केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो जिसमें रिएक्टेंट जो हैं रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट को रिफॉर्म करता है। उन रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन नेवर कंप्लीट, इसके बारे में हमने ये बताया था कि ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। की मकदार बहुत ज़्यादा होंगे और शुरू में रिएक्टेंट की मकदार ज़्यादा होंगे और रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कोई भी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। फिर वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी मकदार में कमी होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक मिसाल देखें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें इस तरह के 2 कंटेनर हैं। ठीक है, हमारे पास बीच में क्या है? कनेक्शन है। ठीक, अब इसमें इधर तक पानी लगा हुआ है, पानी इसमें इधर तक है, और यहाँ से जो है एक वाल है जो इसको यहाँ से बंद करता है। अब यहाँ पे देखें, इसको आप समझ लें ये क्या है? रिएक्टेंट का साइट है। जब आप वाल बंद है तो इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल खाली है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। अब आप इसको क्या करेंगे? हम इस वाल को ओपन करेंगे। अगर इस वाल को ओपन करें तो क्या होगा? इधर का पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें जाना शुरू हो जाएगा, इसका पानी बढ़ेगा, पानी की मकदार बढ़ेगा, इसकी मकदार कम हो जाएगा। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें दोनों में पानी की मकदार बराबर हो गया। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बराबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इसको कहते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी अब पानी का आना जाना बंद नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, अब पहले इधर का सारा पानी उसमें चला गया, फिर अब बराबर हो गया तो इधर इसमें से भी पानी इधर आएगा, इधर का पानी उसमें भी जाएगा, ये चलता रहेगा। और इधर से इसमें आएगा। इसकी मिसाल लास्ट टाइम भी हमने आपको दिया था, जैसे कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 7 वाले क्लास खाली है। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टूडेंट को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद कम होना शुरू हो जाएगा, उस क्लास में स्टूडेंट की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक वक्त आएगा कि उधर जो है 20 स्टूडेंट हो गया, इधर भी 20 स्टूडेंट, बराबर हो गया ना। लेकिन अब इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होते हैं? डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये मोशन में होता है। ठीक है, हरकत में होता है। डायनामिक के अपोजिट क्या है? स्टैटिक है। जो साकिन है, मूवमेंट नहीं होता है, उसको स्टैटिक कहते हैं। डायनामिक का मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद भी वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अब उधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, अगर फिर कुछ नहीं हो रहा है तो उसको हम डायनामिक नहीं कहेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 20 हो गया था, उस कमरे में भी 20 स्टूडेंट हो गया।
अब यहाँ से 2 उधर जा रहा है, 2 वहाँ से इधर आएगा, ओवरऑल दोनों में 20 ही रहेगा ना। अब यहाँ से उसमें 1 जा रहा है तो उस कमरे से या उस क्लास से एक स्टूडेंट को इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 5 जाते हैं तो उधर से भी 5 इसमें आएगा, तो तादाद फिर वही हो गया ना। कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद कंसंट्रेशन जो है वो, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल वर्ड्स में मकदार जो है वो बराबर ही रहेगा। शर्त क्या है, आप उस कंडीशन को चेंज नहीं करें, आप उसको टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में अगर कोई तब्दीली नहीं लाएं तो ओवरऑल जितना इधर आ गया पानी का लेवल उतना उधर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है, उस स्टेट को कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन become equal to rate of reverse डायरेक्शन। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं। इसका मतलब हमने आपको समझा दिया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो है ये कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल की मूवमेंट जारी रहता है। अब यहाँ पे ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि इसमें और इसमें पानी बराबर हो गया, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, यहाँ का पानी उसमें भी जा रहा है और उधर का पानी इधर भी आ रहा है। अगर यहाँ से जितना पानी का मॉलिक्यूल उसमें जाता है उधर से उतना पानी का मॉलिक्यूल इधर भी आएगा। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप इसमें एक कतरा इंक डालें फिर आपको पता चलेगा वो इंक जो है सिर्फ इस कंटेनर में नहीं रहेगा, वो उसमें भी चला जाएगा क्योंकि मूवमेंट जारी है। तो कोई सा भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, ठीक। और इसमें दूसरी हमने क्या शर्त बताया आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद ओवरऑल जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी मूवमेंट होने के बावजूद भी उनकी कंसंट्रेशन एक दफ़ा कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कल का वो टॉपिक था। इसके बाद असल टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये बहुत अहम है, ठीक है, एग्ज़ाम के हवाले से। ये तकरीबन हर साल नहीं आए तो बार बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल किस तरह आता है कि डिराइव दी केसी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन हम करेंगे, इसको समझने के बाद फिर इसकी एक्सप्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसी, डेरिवेशन ऑफ केसी एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन in derivation of equilibrium constant Kc, जिसे हम Kc से डिनोट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, वो भी आपको याद रखना होगा, कभी एग्जाम में पूछते हैं एमसीक्यूज में। CM गोल्डबर्ग एंड P. वेज।
ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1868 में इस लॉ को प्रपोज किया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें यह कहते हैं कि रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active mass। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active mass in rate at which reaction proceed is directly proportional to the product of active masses of reactant is directly proportional to product of active masses of reactants। अब ये हो गया जी बोकिश डेफिनेशन। जो डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है वो यही है। अब इसको आपने समझना है। इसमें दो टर्म ही, एक्टिव मास। एक्टिव मास से यहां पे क्या मुराद है? प्रोडक्ट से क्या मुराद है? इसमें यह कहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहते हैं कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मास। यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपली आप इसको ये कंसीडर करें कि एक्टिव मास से मुराद यहाँ पे दोबारा मकदार है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और वो किस में है? मोल पर डीएम क्यूब में है, यूनिट में है, एक्टिव है ना वो। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा मकदार होगा उतने ही ज़्यादा रिएक्शन होगा। सिंपल है नहीं है? अब घर में हम लकड़ी जलाते हैं ना, बुहारी में एक लकड़ी डाले तो ज़्यादा आग जलेगा, तो दो तीन लगेगा तो ज़्यादा आग जलेगा। एक लकड़ी आप उसमें डालें तो फिर कम जलते हैं ना, ज़्यादा लकड़ी डालें तो ज़्यादा जलता है। क्यों है? क्योंकि उसका एक्टिव मास ज़्यादा है। अब इसकी मिसाल जैसे अगर इस कमरे में सिर्फ दो लोग हैं तो इसके दरमियान टकराव नहीं होगा। अगर कमरा भर के हम स्टूडेंट को इधर लाएं तो उनके दरमियान टकराने का ज़्यादा चांस है, मतलब कोलिजन होगा। रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उस रिएक्टेंट की मकदार होगी उतना ही वो ज़्यादा क्या करेगा? रिएक्शन का रेट होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स एक्टिव मास। यही कहा है ना। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब वक्त के साथ, टाइम के साथ कितना कंप्लीट होता है उसको रेट कहते हैं। ठीक है, रफ्तार। और फर्दर यहाँ पे क्या कहते हैं कि रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, यानी आगे किस रफ्तार से रिएक्शन जारी रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट से क्या मुराद है? अब ये रिएक्टेंट के बाद बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में हमने आपको मिसाल दिया था ना, A
react with B to form C and D। इसको हमने क्या कहा था? रिएक्टेंट। इसको क्या कहा था? प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट से मुराद ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? रिएक्शन के बाद बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये मैथ वाला प्रोडक्ट है। मैथ में प्रोडक्ट से क्या मुराद है? अब ए बी का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई बी। इसको हम क्या कहते हैं? ए और ए प्रोडक्ट बी, ए और बी का प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट से मुराद ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है? रिएक्टेंट के आपने प्रोडक्ट लेना है, उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। समझ गया? अब इसको मिसाल देखें, आगे हम आपको मिसाल में फर्दर वो एक्सप्लेन करेगा। तो इधर दो टर्म था, उसको आपने समझना था। मोल से मुराद यहाँ पे क्या है? एक्टिव मासेस से मुराद यहाँ पे कंसंट्रेशन है, और ये कंसंट्रेशन हमेशा किस में होगा? मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है? इसमें क्या था? एक्टिव मास। यहाँ पे एक्टिव मास से मुराद कंसंट्रेशन है, ठीक है? कंसंट्रेशन को आप ये याद रखें कि मकदार को कहते हैं, और इसका यूनिट हमेशा किस में होगा? मोल पर डीएम क्यूब में। अब इसके अलावा इसमें इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन आप लिखते हैं ना, इक्वेशन में आपने डायरेक्ट मोल पर डीएम क्यूब लिखने के बजाय उसकी जगह पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखें। इसी से मुराद मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है? अब इसको मैं मिटा के फिर आपको आगे प्रोसीड करता हूं कि इसकी डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इस पे आपने तवज्जो देना है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम है, ठीक है? डेरिवेशन ऑफ केसी एक्सप्रेशन। केसी का मतलब यहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें फर्ज करें, हमने सपोज किया है, ठीक है? फिर वही मिसाल फर्ज करें, सपोज ए रिएक्ट विथ बी टू फॉर्म सी एंड डी। अब आपको पता है इस साइड पे हम क्या लिखते हैं? हमेशा प्रोडक्ट, और इस साइड पे क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है? अब फर्ज करें इसमें क्या हो गया? ए जो ही रिएक्ट किया है बी के साथ, फिर क्या बन रहा है? सी और डी। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ये फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी। अब इसको जब आप बैलेंस करते हैं, ठीक है? एक मिसाल मैं आपको देता हूं, H2 react with O2 to form H2O। इसको बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे, है नहीं है? इसको केमिस्ट्री में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे भी इसको भी आपको बैलेंस करना होगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ए बी, इधर स्मॉल सी स्मॉल डी। ए के साथ स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी, डी के साथ स्मॉल डी। ये क्या है? ये वही नंबर हैं जो आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
तो इधर लिखते हैं, इधर कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, ये मोल के बराबर होते हैं। समझ गया। इधर जो है इस इक्वेशन में ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी से क्या मुराद है, मोल है, सिर्फ मोल। मोल पर डीएम क्यूब नहीं है, सिर्फ क्या है, मोल है। 9 में पूरा पढ़ा है आपने इसके बारे में। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब 1 ही। 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल क्या बन रहा है, पानी है, नहीं है। तो इधर जो स्मॉल ए बी सी जो है उसको हम वैसे कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब इधर देखें, अब इससे पहले तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी पढ़ा है, क्या कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इधर आपने ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये रिएक्टेंट है, जब वापस आएगा तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रख के आपने लिखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस लॉ के मुताबिक क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to A B। अब इधर देखो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन था, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको हमने रेज़ टू पावर करना है। ठीक है, पावर में लिखा, और जैसा कि आपको पहले बताया था स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्यों स्क्वायर ब्रैकेट में हमने बंद किया है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब में है। ठीक, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो। अब आगे क्या होता है, अब इसको क्या करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी इसको हम हटाएंगे तो फिर इधर आपको एक कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे के एफ। ठीक हो गया, और इधर क्या लिखेंगे, ए बी बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये वापस आ रहा है, अब इधर देखो वापस आ रहा है ना रिवर्स, वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सी और डी के। तो इधर हम लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और इस स्मॉल सी को हम ऊपर लिखेंगे डी, और इधर हम क्या लिखेंगे, डी। इधर दोबारा आप इसको हटाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसकी जगह पर क्या आएगा, के आर, क्योंकि रिवर्स है ना इसलिए हमने आर लिखा, सी सी और डी डी। अब ये हो गया। अब आपको पता है अभी अभी पढ़ा है इक्विलिब्रियम, 8 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, अभी अब ये लिखें
8 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इधर आप ये लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स ये कब होता है, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देखेंगे, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर हम सी ये वाले लिख सकते हैं, ठीक है, इधर, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पर हम ये लिखेंगे। तो इधर लिखें के एफ इज इक्वल टू ए बी बी, एक मिनट, इधर नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट के एफ आएगा, ठीक है। के एफ इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा के आर सी डी डी। समझ गया क्या हो गया इधर? हाँ बस इधर हमने ये लिखा है, ठीक है, इसकी जगह पर हमने ये लिखा है, और रेट ऑफ रिवर्स की जगह पर हमने ये लिखा है, फॉरवर्ड की जगह पर ये लिखा है। अब इसको आगे प्रोसीड करें, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब क्या होगा, के एफ, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, फिर इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू के आर सी डी डी। अब आपने इसको मैथ के उसूलों के मुताबिक इसको आगे पीछे करें, ठीक हो गया। कांस्टेंट को इस साइड पे लाएंगे, इनको इस साइड पे ले जाएं, तो इधर हो जाएगा जी के एफ, और नीचे आएगा के आर, और इधर होगा सी डी डी, ए और बी। समझ गया? ये जो है के एफ के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस साइड पे ले जाए तो वो नीचे आएगा, डिवाइड होगा, और ये वाला भी ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे इसकी जगह पर हम लिखेंगे के सी इज इक्वल टू सी डी ए और बी। इधर के सी से क्या मुराद है? अब यहाँ पे के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई के आर। अब हमने इन दोनों की जगह पे क्या लिखा है? के सी लिखा है, और ये हो गया जी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इस पूरे को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिर्फ के सी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत कुछ इस इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा। इधर के साथ हमने जो छोटा सी लिखा है सबस्क्रिप्ट में, वो क्यों लिखा है? क्योंकि इससे मुराद है कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन किस में है? दोबारा मोल पर डीएम क्यूब में है, ठीक है। इधर जो सी है
ये जो के सी हैं, इसमें जो सी है इससे मुराद क्या है? मोल पर डीएम क्यूब में इसका क्या है? अब इसमें जो सी है के साथ, उससे मुराद क्या है? कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर डीएम क्यूब में है। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मोलरिटी पढ़े है ना, मोल पर डीएम क्यूब को क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब को। अभी इधर क्लियर हो गया। अब इसमें हमने क्या किया है? इसमें देखिए, इस एक्सप्रेशन में ऊपर जो लिखा है वो क्या है? प्रोडक्ट है। नीचे जो लिखा है वो रिएक्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये प्रोडक्ट है, और नीचे वाला क्या है? रिएक्टेंट है। और जो स्मॉल सी डी ए बी वगैरह क्या है वो हमने आपको पहले बताया, ये कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो जो आप बैलेंस करके जो भी लिखते हैं वो उसमें हमने लिखना है।